अच्छा, मेंसुरेशन में सबसे पहले जो है ना, आपके पास दो तरह की शेप्स होती हैं। एक 2D शेप्स होती हैं और एक 3D शेप्स होती हैं। ठीक है। जो आपकी 2D शेप्स हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे। उसमें आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि पेरीमीटर फाइंड कर दें, और पेरीमीटर का मतलब होगा सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। ठीक है। पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। जो फॉर्मूला आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी फॉर्मूला शीट में लिखा होगा। ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो एरिया रिलेटेड है। ठीक है। और आपके ऑलमोस्ट हर एरिया रिलेटेड चीज का एक ही फॉर्मूला है, विच इज लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है। इसी में चेंजेस करके आप न्यू फॉर्मूलाज बनाते जाते हो, बट बेसिक फॉर्मूला आपका लेंथ इनटू विड्थ ही होता है। ठीक है। और इस फॉर्मूला में एक ही साइकोलॉजी है जो हर शेप में फॉलो होती है। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल के केस में शुरू में 1/2 लग जाता है, बाकी केसेस में कुछ और लग जाता है, ब्ला 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 ब्ला। उससे इस फॉर्मूला की साइकोलॉजी पे ये फर्क नहीं पड़ता कि इस फॉर्मूला में जो आपकी लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट है, या फिर आपकी जो दो साइड्स का प्रोडक्ट है, वो दो साइड्स ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे। अगर साइड्स आपकी 90 डिग्री पे नहीं है, तो दैट वुड मीन कि आपको कोई ऐसी साइड की वैल्यू पहले फाइंड करनी है जो 90 डिग्री पे हो, और उसके बाद फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको फ्यूचर सिचुएशंस में कुछ दिखाऊंगा, तो वहां से आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अब पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज है, सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं है। मैंने साइड्स की बजाय बाउंड्रीज क्यों कर दिया? क्योंकि बाउंड्रीज का मतलब होता है ऑल दोज वैल्यूज जो आपको आउटर साइड से एक्सेसिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जो शेप आपके सामने बनी हुई है, अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करने जाऊं, तो मैं सारी वैल्यूज कंसिडर करूंगा एक्सेप्ट इस वाली वैल्यू के, क्योंकि ये साइड आपकी बाउंड्री नहीं है। ठीक है। ये साइड आपकी एनक्लोज्ड है। ठीक है। आपके घर में भी जो आपकी एक दीवार होती है वो शेयरिंग वाली दीवार होती है। वो ना तो आपकी है, ना ही किसी और बंदे की है, ना ही साथ वाले की है। ठीक है। वो शेयर्ड है। तो अगर आपके घर का भी पेरीमीटर निकाला जाए तो वो दीवार आपके पेरीमीटर में काउंट नहीं होती। ठीक है। तो सिमिलरली जो चीजें एनक्लोज्ड हैं वो आप पेरीमीटर में कंसिडर नहीं करोगे, जो सारी आउटर वैल्यूज हैं वो आप पेरीमीटर में कंसिडर करोगे। ठीक है। सबसे पहली शेप आ जाती है आपके पास स्क्वायर की। ठीक है। बहुत ही बेसिक शेप। स्क्वायर का फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला शीट में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। और मेरे ख्याल लिखने की जरूरत भी नहीं, बहुत ही बेसिक है। अब स्क्वायर के केस में भी आपका वही जेनेरिक फॉर्मूला यूज होता है, विच इज लेंथ इनटू विड्थ। बट स्क्वायर में छोटी सी चेंज ये आ जाती है कि आपकी सारी साइड्स एग्जैक्टली सेम होती हैं। उन साइड्स के सेम होने की वजह से आपका फॉर्मूला जो है वो एक्स स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो आप एक्स स्क्वायर फॉर्मूला याद कर लो, या फिर एल स्क्वायर याद कर लो। अदरवाइज उस इंस्टेंस पे लेंथ इंटू विड्थ लगाओगे तब भी वो यही बनेगा। ठीक है। आपकी पेरीमीटर का फॉर्मूला लोग कहते हैं आप याद कर लें 4x या 4l, बट यहां पर भी आपका वही कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। आपकी स्क्वायर की सारी बाउंड्री सेम होती हैं, तो या तो आप सेम वैल्यू को 4 दफा ऐड कर लें, या फिर एक वैल्यू को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इधर वे इट वुड बी द सेम थिंग। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर में ना एक छोटी सी चीज आपको समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करते हैं। ठीक है। दूसरा, वो सारे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? कि अगर आपके पास पूरे डायगोनल की वैल्यू है और आप उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपके पास इंडिविजुअल सेक्शन की वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपके डायगोनल की वैल्यू आई 5। ठीक है। आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ये 2.5 बन जाएगा, और ये भी 2.5 बन जाएगा। ठीक है। डायगोनल की वैल्यू निकालनी कैसे है, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू निकलेगी कि जी आपका यहां पर 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, डायगोनल आ जाएगा। उस डायगोनल को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो वो वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी। इसका मैं यूज केस बताता हूं। इसका यूज केस 3D के अंदर आएगा, 2D के अंदर इसका ऐसा कोई यूज केस नहीं है। ठीक है। अच्छा,
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देख लें, ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। सबको पता है किलोमीटर टू मीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, और रिवर्स के लिए डिवाइड बाय 10। ये सारी पुरानी यूनिट कन्वर्जन है। जो आपको याद करनी है न्यू कन्वर्जन, वो ये वाली है कि 1 लीटर इज गोइंग टू बी 1000 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। क्वेश्चन काफी दफा आपसे यूज करवाता है, लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होती। तो 1 मिलीलीटर 1000, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर की इक्वल होता है, और 1 मिलीलीटर, सॉरी 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है, एंड 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स की इक्वल होता है। ये कन्वर्जन आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स, क्योंकि ये आपकी कन्वर्जन करेगी मेंसुरेशन से लीटर्स में। तो अगर आपके पास लेट्स से क्वेश्चन आ गया जिसमें आपने वैल्यू निकाली 2000 मीटर क्यूब, ठीक है, अगर आपने 2000 मीटर क्यूब निकाली है तो वो लीटर्स में क्या बन जाएगी? 2 मिलियन लीटर्स बन जाएगा। ठीक है, मीटर बड़ा है, लीटर छोटा। और अगर उल्टी हो गया कि आपने 2000 लीटर्स निकाली थी, तो मीटर क्यूब में वो क्या बन जाएगी? डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, सिंपल 2 लीटर्स। ठीक है। अच्छा, सेकंड शेप आपकी रेक्टेंगल की है। रेक्टेंगल और स्क्वायर बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के अंदर आपकी साइड सेम नहीं होती, सॉरी, रेक्टेंगल के अंदर आपकी साइड सेम नहीं होती और स्क्वायर के अंदर आपकी साइड सेम होती है। ठीक है। फॉर्मूला एरिया का वही रहेगा, विच इज लेंथ इनटू विड्थ। पेरीमीटर का फॉर्मूला वही रहेगा, विच इज सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। उसमें कोई चेंज नहीं है। बट शेप के अकॉर्डिंगली आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। स्क्वायर के केस में आपके डायगोनल्स मीट करते थे 90 डिग्री पे। रेक्टेंगल के केस में आपके डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट नहीं करते। ठीक है, दैट इज चेंज नंबर 1। सेकेंड चीज, स्क्वायर के केस में आपके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। रेक्टेंगल्स के केस में भी आपके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बस 90 डिग्री पे मीट नहीं करेंगे, बाइसेक्ट वो अभी भी करेंगे। ठीक है। तो अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि वो बाइसेक्ट सिर्फ तभी करते हैं जब वो 90 डिग्री पे हो, तो ऐसा कुछ नहीं। बाइसेक्शन अभी भी होती है, बट वो 90 डिग्री पर नहीं होते। विच मीन्स आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 90 नहीं है। ठीक है। कुछ डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में निकालना पड़ जाए, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में ना निकालना पड़े। इसको निकालने के लिए दैट इट विल ऑल कम्स डाउन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसका मेंसुरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने वो दोबारा वही चीज जो पहले बताई थी कि सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज के अंदर ये जो है, ये आपकी डॉटेड लाइन आपके पैरामीटर में कंसिडर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप बाउंड्री की बात करते हो तो सारी आउटर साइड्स की बात करते हो, ये इनर साइड है, इसका आपकी बाउंड्री से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दैट वुड मीन कि ये आपकी कैलकुलेशन में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, इसको यूज करके इफ यू वांट टू फाइंड एनी ऑफ द मिसिंग वैल्यूज, तो वो जरूर आप कर सकते हो, बट इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आगे आ जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है? रेक्टेंगल ही होता है, बट टिल्टेड होता है। ठीक है। अब पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंसेस कहां पर आते हैं वो देख लें, सिमिलैरिटीज कहां पर आती हैं वो समझ लें। पैरेललोग्राम के केस में आपकी जो एंगल्स हैं, अब वो 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं। पैरेललोग्राम को आप टिल्ट करोगे तो एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपके ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में सेम होते हैं। पहले ये कर लें।
इसके बाद दोनों आपके ग्रीन एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, आपके दोनों रेड एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आगे क्या कैरी फॉरवर्ड होगी कि आपके डायगोनल्स जो हैं वो मीट करेंगे सेंटर में, यस। वो 90 डिग्री पे नहीं कट करेंगे, यस। वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यस। ठीक है। अब रेक्टेंगल में एक और फ्लो भी होता है, वो ये है कि जो आपके डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ भी एग्जैक्टली सेम होती है। आपके जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के केस में उनकी लेंथ सेम होती है, लेकिन पैरेललोग्राम के केस में आपके रेक्टेंगल की लेंथ कैन बी डिफरेंट बट होती नहीं है। ये कैन बी डिफरेंट बट होती नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, रेक्टेंगल के स्क्वायर के केस में जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो आपका एंगल 45 45 में डिवाइड हो जाता है। रेक्टेंगल के केस में 45 45 में डिवाइड नहीं होता। सिमिलरली फॉर द पैरेललोग्राम एज वेल, आपके पैरेललोग्राम के केस में भी आपका ये एंगल इक्वली डिवाइड नहीं होगा, रैंडम किसी वैल्यू में भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला जो लेट आए थे उनको बता देता। हमने कहा था कि आपके एरिया का फॉर्मूला एक ही है जो हर शेप में यूज होता है, और हम वो कौन सा फॉर्मूला था? लेंथ इंटू विड्थ। पैरेललोग्राम के केस में हम लेंथ इंटू विड्थ यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ यूज करने के लिए अहम कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपकी दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होनी चाहिए। आपके पैरेललोग्राम के केस में आपकी साइड्स 90 डिग्री पे नहीं होती। तो दैट मीन्स कि आपको 90 डिग्री वाली साइड खुद बना के फाइंड करनी पड़ेगी, या एग्जामिनर आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके देगा जिससे आप फाइंड कर सके, या फिर वो आपको खुद से बताएगा। बट आप गिवन वैल्यूज को यूज करके एरिया नहीं निकाल सकते। आपको एक न्यू लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आपकी एक साइड के साथ 90 डिग्री बनाएगी। आपको जब वो वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद आप बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे, लेंथ इंटू विड्थ नहीं करोगे। ठीक है। तो ये आपकी पैरेललोग्राम की साइकोलॉजी है। और पैरेललोग्राम में एक और चीज भी आती है, काफी बच्चे रोम्बस को भी पैरेललोग्राम ही कहते हैं, विच इज 90% करेक्ट, 10% रॉन्ग। ठीक है। क्यों? पैरेललोग्राम एक्चुअल में रोम्बस कैसे है? रोम्बस स्क्वायर होता है बट टिल्टेड स्क्वायर होता है। ठीक है। आपके स्क्वायर के केस में एक प्रॉपर्टी होती है कि आपकी चारों साइड सेम होंगी। रोम्बस के केस में वही प्रॉपर्टी एज इट इज फॉलो होती है कि आपकी चारों साइड सेम होंगी। स्क्वायर के केस में प्रॉपर्टी होती है आपकी चारों एंगल इक्वल होंगे। रोम्बस के केस में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। रोम्बस के केस में आपके चारों एंगल सेम नहीं होते। रोम्बस के केस में आपकी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी यूज होती है कि सिर्फ ऑपोजिट एंगल सेम होंगे, विच मींस आपका ये ग्रीन एंगल और ये ग्रीन एंगल आपस में सेम होगा, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सेम होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। इसलिए बच्चे रोम्बस को पैरेललोग्राम में कैटेगराइज कर देते हैं कभी कभार। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपके डायगोनल्स अभी भी सेंटर पर मीट करेंगे। आपके डायगोनल्स अभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बट आपके डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट नहीं करेंगे। ठीक है। आपके डायगोनल्स 90 डिग्री पर मीट नहीं करेंगे। ठीक है। अब आपके एक ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है, उन्होंने कहा एरिया ऑफ द रोम्बस हम आपको देते हैं, आप एक मिसिंग एंगल या मिसिंग साइड की वैल्यू आप निकाल दें। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करना है, या गिवन रोम्बस से आपने मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। ठीक है। जी फरहान बेटा, क्या कह रहे हो? फरहान, मेरी आवाज आ रही है? आमना, मेरी आवाज आ रही है बेटा?
सर बहुत लैग हो रही है। एक सेकेंड रुको। उस क्वेश्चन में आपको रोम्बस का एरिया दिया हुआ था कि आपके रोम्बस का एरिया है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और आपको रोम्बस बना के भी दी हुई थी साइड्स बताने के लिए। और उन्होंने कहा था कि ये साइड 10 है, तो दैट मीन्स ये साइड भी 10 है। ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा था कि आप इस एंगल की वैल्यू निकाल दें, और साथ में एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ था कि जो एंगल एक्स आप निकालेंगे दैट वुड बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई थी। चलो, एंगल ऑब्ट्यूज होगा या नहीं होगा वो तो आपकी बिल्कुल लास्ट की स्टोरी है। बट ये एंगल एक्स कैसे निकाल सकते हैं? हमें रोम्बस का एरिया दिया हुआ है, और रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना था? इसमें सिंपल सी चीज आपको ये पता होनी चाहिए। मूसा, एमबीएस का फोन पकड़ लो। एमबीएस अपना फोन दे दे बेटा। अच्छा, आपके रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम की भी है, कि अगर आप दरमियान में लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। तो आपके पास रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला तो नहीं है, बट आपके पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला तो है ना। तो 55 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, ये क्या बन जाएगा? जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लो जिसके पास भी है। 55 डिवाइड बाय 2, 27.5, विच मीन्स एक ट्राइंगल का एरिया 27.5 हो गया। ठीक है। अब एरिया आपको पता है, रिवर्स वर्किंग करने के लिए आप फॉर्मूला लगा लें कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा। एरिया की वैल्यू 27.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू साइन थीटा। लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करने के बाद साइन इनवर्स कर दें, और साइन इनवर्स करके जरा आमना मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है बेटा, या जिसके पास भी कैलकुलेटर है वो बता दे। 33.36। 33.36। ठीक है। खैर, एरिया 27.5 आ गया था ना, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था 55, उसको हाफ कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक मसला रह गया। क्वेश्चन ने कहा था आपका एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज। आपका एंगल क्या निकला है? एक्यूट। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपने 2 पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है, तो आपने क्या करना होता है? एक वैल्यू कैलकुलेटर से, दूसरी वैल्यू 180 से माइनस करके। तो यहां पर भी आपकी जो वैल्यू निकली है वो एक्यूट वैल्यू है, बट जो एग्जामिनर को चाहिए वो ऑब्ट्यूज है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? 33.36 करके, विच विल टर्न आउट टू बी 146.64। 146.64। और अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर क्या हमने हमेशा 180 से ही माइनस करना है? यस, ऑलवेज वाले हमेशा 180 से ही माइनस करते हैं। आईजीसीएसई वालों के लिए वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, बट ऑलवेज वालों के लिए सेकंड क्वाड्रेंट तक ही है। तो अगर एग्जामिनर आपसे कभी भी पूछेगा तो दिस आर दी ओनली 2 पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट। एक ओरिजिनल कैलकुलेटर का आंसर, दूसरा 180 से माइनस कर। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है। क्या? 180 से जो छोटा, 90 से बड़ा। ठीक है। अच्छा, अब अगर वो आपसे कहते हैं कि आपने रोम्बस का एरिया निकालना है, तो आप रोम्बस का एरिया तो ना निकाल पाते, आप ट्राइंगल का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। ठीक है। सिमिलरली अगर वो आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का कहें, और आपको लगे यार पैरेललोग्राम की हाइट तो हमें दी नहीं हुई, तो आप क्या करोगे?
ट्राइंगल का एरिया निकालोगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का भी एरिया इस मेथड से निकल सकता है और रोम्बस का एरिया भी इस मेथड से निकल सकता है। ठीक है, जो दूसरे वाला मेथड है, जो सिंपल हाइट वाला है, वो इन माय ओपिनियन बहुत ही ऑब्सलीट हो गया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने कब देखा था एग्जाम में ये भी मुझे याद नहीं है, और मुझे रफली रफली जो है ना वो क्वेश्चन याद रह जाते हैं। ठीक है, बट वो मुझे याद भी नहीं है, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं कि कब आया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास ट्रेपीजियम आ जाती है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला शीट में गिवन है, 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। यहां पर ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको कैसे पता लगेगा वो पैरेलल है, एग्जामिनर उनके ऊपर एरोस बनाता है। ठीक है, ये जो हाइट है इसका क्या मतलब है, ट्रेपीजियम में जो हाइट है उसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एडवांटेज क्या होगा कि ये जो आपकी टिल्टेड वैल्यूज है ना, ये इमीडिएटली एक्सक्लूड हो गई, ये आपके फॉर्मूला में यूज ही नहीं होती। ठीक है, बट अगर आपको ये ना पता होता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ये वैल्यू यूज कर लेते और आपका आंसर गलत आ जाता। ठीक है, आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है 3172 का, क्वेश्चन है 3172 सीरीज का, जो आपकी जुलाई सीरीज थी कोविड के टाइम की। उनमें जो पास पेपर में एक क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज करवाया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का। ठीक है, उससे पहले आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की पूरे पास पेपर में कहीं बात नहीं हुई, बट वो 3172 में पहली दफा हुई। ठीक है, बट लकीली उसमें था क्या, वो एक पार्ट था तो 4 मार्क का, बट उसमें एक वैल्यू प्रूफ करनी थी। तो अगर वो प्रूफ आपसे ना भी हुई तो बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते थे, बाकी पार्ट्स। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का अगेन मतलब क्या है। क्या चीज, यार ये मैटर नहीं करता कि बाद में कभी आया, ये मैटर करता है कि एक दफा आ गया। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या है कि ये जो आपकी टिल्टेड वैल्यूज है ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, तो अब जैसे ये टिल्टेड वैल्यूज अगर इक्वल भी हैं, इससे हमें हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर मैं यहां पर हाइट ड्रॉ करता हूं और यहां पर भी हाइट ड्रॉ करता हूं, तो लेट्स से एक वही क्वेश्चन ही बना लेते जो आपका था। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था कि आपने इस टिल्टेड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जब भी आपको कहे ना, आपका कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो 4 साइडेड शेप या 5 साइडेड शेप पे लग सके। ठीक है, जब भी एग्जामिनर ऐसी रैंडम चीज मांगता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले आपने लाइंस ड्रॉ करके ट्राइंगल्स बनाने, क्योंकि विदाउट ट्राइंगल्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री तो लग नहीं सकती। जब ट्रिग्नोमेट्री लग ही नहीं सकती तो मिसिंग वैल्यूज कहां से फाइंड करेंगे, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, अच्छा, अब उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि ये वाली वैल्यू थी 10, ये पूरी साइड आपको दी हुई थी 11, और बच्चों को उन्होंने कह दिया कि भाई आप एक्स की वैल्यू निकाल। ठीक है, एक्स की वैल्यू थी या कोई और वैल्यू थी मुझे नहीं, अब चलो एक्स की वैल्यू हमको दी देते, क्वेश्चन नहीं बनेगा, वरना 4 दे देते हैं, खैर। अच्छा, तो इसमें जो मेन चीज कॉन्सेप्ट यूज होता था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का, वो ये है कि आपकी इस पर्टिकुलर की लेंथ क्या होगी, 10 होगी। तो ये जो आपकी साइडों वाली वैल्यूज हैं, इनकी क्या वैल्यू होगी, 0.5। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जब आप हाइट्स ड्रॉ करते हो तो जो आपकी आउटर वैल्यूज होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगी।
रेगुलर ट्रेपीजियम में दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, बट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट क्यों करती है? क्योंकि आपकी ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में सेम, आपकी डॉटेड लाइन दोनों ट्राइंगल्स में सेम। तो अगर आपकी दो साइड सेम है, आपकी थर्ड साइड क्या होनी चाहिए? ऑटोमेटिकली सेम होनी चाहिए। तो इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम क्लेम करते हैं कि आपकी दोनों आउटर वैल्यूज एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि y प्लस वाई प्लस 10 शुड बी इक्वल्स टू 11 एंड y शुड बी इक्वल्स टू 0.5। और वो 0.5 निकलने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगता था, और उस पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मिसिंग वैल्यू की साइड निकलती थी। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। वैल्यू मुझे याद है, उसने कहा था कि d इज इक्वल टू 0.45 आप प्रूफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 73172 का। ठीक है, तो वो मुझे क्वेश्चन याद है। अच्छा, वापस चलते हैं जहां पर हम थे। ट्रेपीजियम के बाद आपके पास आता है ट्राइंगल। अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले ट्राइंगल की मैं बात नहीं करूंगा, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं। आपका बेसिक ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और दोबारा मैंने अभी लेसन के स्टार्ट में कहा था कि आपका हर फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ है, लेंथ इंटू विड्थ है। बट द ओनली कंडीशन इज कि वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अगर वो 90 डिग्री पे नहीं है, यू कैन नॉट यूज देम इन एनी फॉर्मूला इन एनी मेंसुरेशन क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास ये जो ट्राइंगल बना हुआ है पहले वाला बेसिक वाला, इसमें तो यस, बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री विद ईच अदर। बट जो नीचे वाला ट्राइंगल है, इस केस में 90 डिग्री पे नहीं है, खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, सारे हर एक ट्राइंगल में कितनी पॉसिबल हाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप? ठीक है जी, सही कह रहे हैं। अपना फोन दे दो मुझे। हर ट्राइंगल में कितनी पॉसिबल हाइट्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं? आप हर ट्राइंगल में 3 हाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं। 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। हाइट का मतलब क्या था? पीक पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। आप किसी भी पॉइंट को पीक कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पॉइंट को पीक कंसिडर कर सकते हैं, दैट मीन्स आप किसी भी वैल्यू को बेस कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये केस है, तो आपके पास 3 बेसेस बन सकती हैं और 3 ही हाइट्स बन सकती हैं। बट यूज उनमें से एक ही होती है। ठीक है, तीनों यूज नहीं होती। तो दैट इज अ वेरी रेयर सिचुएशन कि तीनों यूज होगी। वो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दे तो यस आप तीनों यूज कर लें, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास ट्राइंगल इस तरह का आ जाए कि आपका ट्राइंगल टिल्टेड है, ठीक है। अब इसमें बच्चे कहते हैं कि हमारी बेस जो है, चले वो हमने नीचे वाली लाइन तो पिक कर ली कि ये हमारी बेस है। हाइट क्या होगी? हाइट का मतलब है आपकी पीक पॉइंट से नीचे तक का डिस्टेंस। अगर यहां पर बनाए तो बच्चे कहते हैं सर ट्राइंगल से बाहर बन गई। यहां पर बनाए तो वो कहते हैं जी ट्राइंगल से बाहर जा रही है। भाई आपकी जो हाइट है वो वैसे ही एक हाइपोथेटिकल लाइन है। आप एक साइड नहीं बना रहे, आप एक हाइपोथेटिकल लाइन बना रहे हैं। वो हाइपोथेटिकल लाइन एक्चुअल शेप से बाहर जाए, अंदर जाए, आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो 90 डिग्री होनी चाहिए विद योर बेस, और आपके लिए वो फाइंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो फाइंडेबल नहीं है तो दैट मीन्स आपने जो हाइट ड्रॉ की है वो गलत है। ठीक है, अब फाइंडेबल का मतलब क्या है? लेट्स से मैंने आपको कहा कि यार ये वैल्यू जो है ना, ये 4 है, ये वाली वैल्यू आपके लिए 5 है। ठीक है, आप जो है ना वो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। भाई इस गिवन सेट ऑफ वैल्यूज के साथ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाल सकता। ठीक,
मैं हाइट ही नहीं फाइंड कर सकूंगा तो एरिया कैसे निकालूं? बट अगर वो मुझे कह दे कि भाई ये जो प्रोड्यूस करने के बाद एक्स्ट्रा वैल्यू बनी थी ना, दैट इज 3, अब फाइंड कर दो। ठीक है, अब मैं फाइंड कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये वैल्यू 4 आ गई तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 1/2 बेस, मैं 6 यूज करूंगा, 3 यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बेस यूज कर रहा हूं तो बेस मेरी हाइपोथेटिकल वैल्यू नहीं है, बेस मेरी ट्राइंगल की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं 3 भी इंक्लूड कर लूंगा तो वो मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू इंक्लूड कर ली, वो तो ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है। तो 1/6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 12 इसका एरिया। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल जो है वो किसी भी सिचुएशन में बन सकता है। आप तीन में से कोई भी बेस पे कर सकते हो, उनके अकॉर्डिंगली हाइट्स ड्रॉ कर सकते हो। जो चीज समझने वाली है वो ये है कि द मोमेंट यू ड्रॉ अ हाइट, आपका ट्राइंगल कौन सा बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, क्योंकि हाइट का मतलब है 90 डिग्री एंगल, और जब 90 डिग्री एंगल बन गया विच मींस आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया दैट मींस कि आप फॉरेन किस सिचुएशन में आगे, सोकाटोआ की या फिर पाइथागोरस थ्योरम की टेरिटरी में आगे, वो लगा के अपनी मिसिंग वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है, बट प्लीज ये कुछ बच्चे करते हैं कि हाइट ड्रॉ की और नीचे वाली वैल्यू को हाफ कर देते हैं। ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया हुआ है कि हाफ सिर्फ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल के केस में होता है, स्केलिंग के केस में हाफ नहीं होती। तो रैंडमली वैल्यूज को हाफ ना करते रहे। जस्ट बिकॉज यू कांट फाइंड अ वैल्यू डज नॉट मीन कि आपकी बेस हाफ हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम डायगोनल्स की वो जो सारी मैंने बात की थी वो मैंने सारी यहां पर लिखी भी हुई है। ठीक है, तो आप इसको बाद में यहां से रिवाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, काइट आ जाता है। काइट का एरिया निकालना अगेन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, बट आ सकता है। कैसे आ सकता है? काइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स, और आप एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो और दूसरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो। बड़े वाले ट्राइंगल्स, छोटे ट्राइंगल्स की बात नहीं हो रही। बड़े ट्राइंगल्स देखो, या तो ऊपर वाले दोनों या नीचे वाले दोनों, तो वो मिलके दो ही ट्राइंगल्स बनाएंगे। ठीक है, या फिर साइड वाले दोनों या फिर ये वाले दोनों। ठीक है, और इनका एरिया फाइंड करने के लिए आप वही कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स का एरिया निकालें और उनको ऐड कर दें। ठीक है, बट काइट में भी वही चीज समझनी है जो आपने सर्कल प्रॉपर्टीज में समझी थी, कि काइट की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स एड अप टू 180। ठीक है, तो वो अगर आपको कभी यूज करना पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन काइट से रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन आपके पास पेपर में अवेलेबल नहीं है मेंसुरेशन रिलेटेड। ठीक है, सर्कल्स की हम बात कर चुके हुए हैं जब हमने एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ पढ़ा था। ठीक है, तो दोबारा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, अगर आपने 2 पाई आर यूज नहीं करना तो आप पाई डी भी यूज कर सकते हो, बट उस केस में आपका डायमीटर यूज होएगा। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला शीट में गिवन है। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस को हाफ कर दें, आप अपने एरिया को हाफ कर दें, सेमी सर्कल निकल आएगा। बट अब यहां पर थोड़ी सी चीज आके डिफरेंट होगी। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में नहीं फंसाता, एग्जामिनर आपको वर्डिंग से फंसाता है। क्वेश्चन ने कहा पेरीमीटर ऑफ द शेप, आधे बच्चे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू फाइंड करके आ जाएंगे। भाई अगर सर्कमफ्रेंस होता ना, एग्जामिनर कहता कि सर्कमफ्रेंस निकाले, और एग्जामिनर यूज करता वर्ड सेमी सर्कल का। एग्जामिनर ने सेमी सर्कल का वर्ड यूज ही नहीं किया, एग्जामिनर ने किसका वर्ड यूज किया है? शेप का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके सामने शेप बनी हुई है, एग्जामिनर उसको सेमी सर्कल कंसिडर नहीं कर रहा।
एग्जामिनर उसको टोटल शेप कंसिडर कर रहा है। टोटल शेप कंसिडर करने का मतलब क्या है कि हर साइड जो आपको नजर आ रही है वो उस शेप की बाउंड्री है। आपको राबे बेटा सामने कितनी साइड्स नजर आ रही हैं सेमी सर्कल में? इसमें कितनी साइड्स नजर आ रही हैं? दो नजर आ रही हैं। एक उसका सरकमफ्रेंस है सेमी सेमी सर्कल का, दूसरी उसकी डायमीटर है। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आप 5 पाई +10 लाजमी करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो एक बाउंड्री आपकी कर्व्ड है, दूसरी बाउंड्री आपकी स्ट्रेट लाइन है, आप दोनों को ऐड कर दें। सरकमफ्रेंस का वैल्यू ये निकली थी। ठीक है, और मैंने ये साथ में लिखा हुआ है, अगर आईजीसीएसई का P2 है या ओ लेवल्स का P1 है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, पाई की वैल्यू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको कहेगा कि आप इन टर्म्स ऑफ पाई दे दें, या फिर क्वेश्चन आपको कह देगा कि पाई की वैल्यू 3 यूज कर दें ताकि इजीली आंसर आ सके। 3.142 प्लीज, नॉन कैलकुलेटर पेपर में यूज नहीं करते। सही है? अच्छा, आज एक सेकंड यार, अभी भी बैठी बैठी लगी है। ओके, आर्क लेंथ वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा जरूरत है डिस्कस करने की। फॉर्मूला आपको याद करना है, विच इज x/360 टाइम्स 2 पाई r। ठीक है, x कौन सा एंगल होता है? आपके केक स्लाइस का एंगल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये भी हम कर चुके हैं। इस शेडेड रीजन को आप सेगमेंट कहते हो। ठीक है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस अनशेडेड एरिया। ठीक है, या फिर हमने एक दूसरी सिचुएशन पढ़ी थी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेजर सेगमेंट के केस में आपने ट्राइंगल और सेक्टर को प्लस करना होता है, दूसरे केस में आपने सेक्टर और ट्राइंगल को माइनस करना होता है। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस। अच्छा, 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन में आपके पास दो नई टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, एक वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है, जिस तरह आपके एरिया का एक ही फॉर्मूला था ना, लेंथ इंटू विड्थ, इसी तरह आपके वॉल्यूम का भी एक ही फॉर्मूला, विच इज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। फॉर्चुनेटली सारे फॉर्मूलाज आपकी फॉर्मूला शीट में लिखे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक वंस, क्यूबॉइड, क्यूब, इनके नहीं लिखे हुए, बाकी सारे जो मेजर वाले हैं वो सारे लिखे हैं। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, सरफेस एरिया का मतलब क्या है? जिस तरह पेरीमीटर का मतलब होता था उसी तरह आपका सरफेस एरिया का भी मतलब है। पेरीमीटर का मतलब क्या था राबिया? इस पे नहीं लिखा हुआ। सर एक सम ऑफ ऑल, क्वेश्चन था। जी अब्दुल रहमान बेटा। सर ये जो सा क्यूबॉइड और सिलेंडर के अलावा किसी और का फॉर्मूला तो नहीं याद करना पड़ेगा? सिर्फ क्यूबॉइड का याद करना पड़ेगा, सिलेंडर के सिलेंडर के लिखने। बस क्यूबॉइड की याद करना है। यस। ठीक है। अच्छा, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ द सर्फेसेस। तो आपकी शेप में जितनी भी सर्फेसेस हैं उन सारों का एरिया बारी बारी निकालें और ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, प्लीज फॉर्मूला मत याद करें। पास्ट पेपर में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि क्यूबॉइड का ढक्कन मिसिंग है, बच्चे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया वैसे यूज कर देते हैं। तो सरफेस एरिया में वैसे आपकी 6 साइड्स होती है, ढक्कन मिसिंग में एक साइड कम हो गई। वो आपको अयान बताएगा। हाँ, ढक्कन, ढक्कन मिसिंग का मतलब ये है कि एक साइड डब्बा है ना, डब्बे का ढक्कन उतार के साइड पे रखिए, तो अब खाली डब्बे में एक सरफेस कम होगी ना, ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, अच्छा, आपके क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ
इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म। अगर आपने सरफेस एरिया निकालना हो तो आपका क्यूबॉइड कैसे बनता है? सरफेसेस को ज्वाइन करके। तो क्यूबॉइड के केस में आपकी सरफेसेस क्या होती हैं? सारी रेक्टेंगल्स होती हैं। तो आप रेक्टेंगल्स के एरियाज निकालते जाएं, उनको ऐड करते जाएं। ठीक है, क्यूब के केस में आपकी सरफेसेस क्यूब होती हैं। ठीक है, स्क्वायर होती हैं। स्क्वायर का एरिया निकालें, सारों का सेम होगा, 6 दफा ऐड करते हैं। ठीक है, ये सारी कॉमन सेंस की चीजें। क्यूब के केस में आपकी सारी सरफेसेस क्या शेप होती है? स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया निकालो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यूब में 6 सरफेसेस होती है। अच्छा, मेन चीज है सिलेंडर की। आपके फॉर्मूला शीट में सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यस। सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का बी फॉर्मूला लिखा हुआ है एज 2πr/h, यस। इसके अलावा सिलेंडर से एसोसिएटेड कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आप कह रहे हो इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, बट सरफेस एरिया के लिए आपको सोचना पड़ सकता है। तो आपके टोटल टाइप ऑफ 3 सिलेंडर है आपके सिलेबस में: क्लोज सिलेंडर, ओपन सिलेंडर एंड ट्यूब। क्लोज सिलेंडर कौन सा होता है? जिसकी दोनों साइडें बंद हो। ठीक है, अब जो आपका क्लोज सिलेंडर है, या आपका ओपन सिलेंडर है, या फिर आपकी ट्यूब है, उन तीनों में एक चीज है जो कॉन्स्टेंटली सेम रहती है, और वो क्या है? उन तीनों का वॉल्यूम। ठीक है, आपकी तीनों शेप्स का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि ढक्कन बंद है, ढक्कन खुला है, या ढक्कन खुला हुआ है, आपका ईदर वेज इतना ही अमाउंट ऑफ पानी है जो उसके अंदर आना है। आप लेट्स से कोका कोला का कैन लेते हैं 500 मिलीलीटर्स का, आप उसका ढक्कन बंद करें या ढक्कन खोलें तो कोक ज्यादा नहीं डल जाएगी, वो उतनी रहेगी। ठीक है, अगर आप उसको नीचे से भी खोल दें तो अंदर से जो कोक गिरेगी वो भी 500 मिलीलीटर ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे से खोलेंगे तो जी अल्लाह में ऊपर से कोक की बारिश करवा देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपका वॉल्यूम तीनों इंस्टेंसेस में एग्जैक्टली सेम रहेगा। जो चीज वेरी करेगी उसका नाम है सरफेस एरिया। सारे सारे क्लोज्ड सिलेंडर में कितनी सरफेसेस होती हैं? 3 सरफेसेस होती हैं। अयान भाई, कौन कौन सी 3? क्लोज सिलेंडर में कौन कौन सी 3 सरफेसेस होती हैं? फोन यूज करने से फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज। ये सिलेंडर में साइड वाली सरफेस कौन सी होती है? आपकी 3 सरफेसेस होती हैं, अयान। नीचे वाली सरफेस और कर्व सरफेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एक सरफेस, कर्व सरफेस, ऊपर से आया। ठीक है, ये 3 सरफेसेस होती हैं। अब ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, इन दोनों का एरिया सेम होता है, विच विल सिंपली बी पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला शीट में दिया होता है 2πr/h। आप बारी बारी सारी वैल्यूज फाइंड करें और उनको ऐड कर दें, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्या सोच रहे हो? बोलो, जल्दी बोलो। क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज? उसने 3 सरफेसेस बनाई थी, उसमें कोई मसला था? ऊपर वाले सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लाने तो तुम्हारे ऊपर पाई r²। तो ऊपर वाले का एरिया क्या हुआ? पाई r²। नीचे वाले का एरिया क्या हुआ? पाई r²। तो कर्व का एरिया क्या हुआ? 2πr/h, जो फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है। हाँ ना, जब तुम भी फोन पे लगे हुए थे ना, तो तब यही बात हो रही थी। और ये कर्व,
राबिया, ये ओपन सिलेंडर के अंदर कितनी सरफेसेस होती है? कौन कौन सी? मिसिंग कौन सी होती है? आयन आप मिसिंग है उसमें से, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम आपका अभी भी सेम है, ठीक है, वॉल्यूम आपका अभी भी सेम है। तो आपकी कर्व सरफेस अभी भी रहेगी जो राबिया ने बताई, 2πr h, ठीक है। और एक सर्कल अभी भी आपका वही है नीचे वाला, विच इज πr², सिर्फ ऊपर वाला मिसिंग। ये देखो ना, मैंने शेड नहीं किया, नीचे शेड किया हुआ है, इसमें शेड नहीं किया हुआ। शेड ना करने का मतलब है कि खुली हुई ना ऊपर से, सही, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, जब ऊपर से खाली है, सरफेस है ही नहीं, तो एरिया किस चीज का निकालोगे? कॉमन सेंस है ना, बस ये मेंसुरेशन है ही कॉमन सेंस। मसला ये है कि सोचते ही हम बहुत ज्यादा हैं। इतना सोचते होते तो आज हमने पानी वाली गाड़ी बना ली होती, 460 रुपए का पेट्रोल हमें टेंशन ना दे रहा होता, ठीक है। अयान को तो मसला नहीं है, उसकी गाड़ी टूटी हुई है लेकिन उसके अंदर बैटरी हाइब्रिड लगी हुई। और ये रैप्टर वाले, ये चार्जर करते हैं, चार्जिंग करके उठ के आ जाते हैं, घर में सोलर लगा हुआ है, बिजली का बिल भी नहीं आता। तुम कौन सी गाड़ी पे आते हो? इस पे? बस देखा, बेचारा गरीब है मेरी तरह का, बट उसकी एवरेज फिर भी सिविक से ज्यादा ही है। भाई जनाब आपका ओ वो देखो, ये नमूना आपके सामने बैठा हुआ है, भाईजान ने आते हुए गाड़ी ठोक दी। उसने नहीं, इसने नहीं ठोकी, कोई और आगे ठोक गया। ये कह रहे हैं भाईजान। तो 460 रुपए का पेट्रोल एक तो खर्च करके वो पहुंचा, ऊपर से गाड़ी ठोक गई। भाई आप कौन सी गाड़ी में आते हैं? चलो फिर भी तुम्हारी एवरेज थोड़ी सी ज्यादा ही है, हाँ 17-18 की तो है। हाँ ये भी है। हाँ, तुम कौन सी गाड़ी पे आते हो? ये कौन सी गाड़ी है? बेटा खोता रेडी को नाम दिया हुआ तुमने, सुगो बिटारा का। हमने बेटा आपके पास कौन सी गाड़ी है? सर मुझे नहीं पता। उसने पता क्या जवाब दिया? मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है गाड़ी कौन सी है। इनके घर गाड़ियां है ही नहीं, ये ना गाड़ी की सिर्फ बॉडी उठा के ना नीचे पांव से भागते हैं, लोगों को लगता सर है गाड़ी चला रहे हैं। मुझे मेरे पापा की गाड़ी का नाम पता है, मुझे अपनी गाड़ी का नाम नहीं पता। पापा की कौन सी गाड़ी, चलो ये बता दो। सैंटा फी। अच्छा, पापा के पास सेंटा फे है, चलो जी, हाइब्रिड वाली है वो भी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, कुछ ना कहूं तो बेहतर है, नहीं तो मैं तुम्हारी इनकम स्ट्रीम पे कमेंट करने लगा था। अच्छा, ओके, नहीं, वो तो सारे यही कहते हैं कि हलाल की है। हाँ, क्या बैठा है? क्या चीज? नहीं ना यार, वही तो आवाजें लगा रहा था, कल पेट्रोल की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी, मैं पंप पे नारे लगा रहा था, नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद। वो एंड पे उसके कहने में जिसने पेट्रोल की हरकत की है वो तो मुर्दाबाद हो गया, तो मुझे वहां से निकलना पड़ गया। अच्छा, अब आपके पास जो थर्ड टाइप है, ये है ट्यूब की, और ये सबसे मुश्किल टाइप है आउट ऑफ ऑल थ्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ट्यूब में दो तरह का वॉल्यूम वो पूछते हैं। अब दो तरह का वॉल्यूम कौन सा है? एक कैपेसिटी होती है जिसको वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मटेरियल होता है जिसको वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कि ये ट्यूब कितना पानी पास थ्रू होने देती है इन 1 सेकेंड, ठीक है। वो यूजुअली बता देते हैं आपको कि किस रेट से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मटेरियल का मतलब क्या है? कि कितनी आपके पास यूसेज हुई है इस ट्यूब को बनाने के लिए, ठीक है।
तो मैंने अंदर वाला जो रेडियस है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, जो बाहर वाला रेडियस है उसको बिगर आर से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो शेप बनाई है मैंने इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि क्रॉस सेक्शन का वर्ड क्या आ गया, कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर से देख लो, ठीक है, या सामने से देख लो, कुछ शेप्स के केस में। हमारे केस में ऊपर से देखेंगे तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी किस रेडियस से अफेक्ट होगी, अंदर वाले से बाहर वाले से? अंदर वाले से। तो कैपेसिटी के केस में बाहर वाले रेडियस का कोई काम नहीं है, और ये फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कैपेसिटी के केस में आपका इससे कोई काम नहीं है, बट जो आपका मटेरियल का वॉल्यूम है उसमें दोनों यूज होते हैं, ठीक है। काफी बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह मियां ने सारे न्यूटन पाकिस्तान में भेज दिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वो क्या करते हैं, दोनों रेडियस को माइनस करते हैं, जो नई वैल्यू आती है उसको रेडियस की तरह यूज करके वॉल्यूम निकाल देते हैं, ठीक है। ये बड़ी टेक्निकी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, गलत सही बट अप्रोच तो है ना। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने एक बेस एरिया आइडेंटिफाई कर लेना है। अब बेस एरिया हम किसे कहते हैं? ऐसा एरिया जो आपकी शेप के दोनों एंड्स पर अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपके ट्यूब के केस में आपकी ट्यूब जैसे ऊपर से है वैसी ही आपकी ट्यूब नीचे से होगी, तो आप उसको बेस एरिया कंसिडर करोगे। अगर मैं इसी ट्यूब को टेबल पर रख दूं तो फिर जो मेरी फ्रंट से शेप है वही शेप मेरी बैक से भी होगी, ठीक है। तो उस केस में मेरा बेस एरिया फ्रंट हो जाएगा। तो बेस एरिया को आपने बाय द वर्ड नहीं ले लेना कि बेस एरिया का मतलब नीचे वाली साइड है, ऐसा नहीं है। हमेशा बेस एरिया का मतलब है ऐसी शेप जो आपकी शेप में दोनों साइड्स पर अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, तो बेस एरिया का यहां पर एरिया निकालना है हमने। बेस एरिया कैसे निकलेगा? अगर आप देखें तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा था, ये दरमियान में से खाली है, ठीक है। तो आपको खाली वाला पोर्शन तो एरिया में कंसिडर नहीं करना, तो आप क्या करोगे, बड़े वाले का एरिया निकालोगे और खाली वाली जगह उसके अंदर से माइनस कर दोगे, ठीक है। दैट मीन्स एरिया ऑफ द बिगर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर। तो इससे आपको किस चीज का एरिया मिल जाएगा? ये जो शेडेड रिंग बना हुआ है इसका एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला में डालो तो मटेरियल के लिए क्या फॉर्मूला बना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो आपने अगर इसको एज अ सिंगल देखोगे तो आपको बड़ा मसला होगा कि यार ये तो इतनी बड़ी चीज है, पता नहीं क्या है ये वो। आपने हर चीज को छोटे छोटे चंक्स में देखना है, ठीक है। वॉल्यूम के भी दो चंक्स हैं, एक बेस एरिया और एक उसकी हाइट। तो पहले बेस एरिया पे फोकस करो, जब वो निकल आए तो हाइट को यूज करके वॉल्यूम निकालना, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया, राबिया, हाइट जो उन्होंने दी होगी पूरी ट्यूब की लेंथ, ठीक है। और वो कभी कभार ऐसे दी होती है, वो कहते हैं जी आपका, आपकी जो ट्यूब है ये 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से वॉल्यूम फ्लो करने देती है अपने अंदर से, ठीक है। 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो कर रही है। तो बताएं इसकी हाइट क्या होगी अगर पानी 60 सेकंड्स तक फ्लो करता रहा? तो एक सेकंड में अगर 300 है तो 60 सेकंड्स में कितना वॉल्यूम फ्लो किया होगा? 1800, ठीक है। 1800 फ्लो किया होगा। एक सेकंड में 300 फ्लो कर रहा है वॉल्यूम, 60 अंदर से पास कर जाता है, गुजर जाता है, ट्यूब है ना खुली हुई है। तो 60 सेकंड्स में कितना पानी फ्लो करेगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये आपके पास कितना आ गया? वॉल्यूम आ गया।
आप इस वॉल्यूम को यूज करके रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसी वॉल्यूम को यूज करके हाइट भी निकाल सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको क्या चीज दी हुई है और क्या चीज आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। इसका ये क्वेश्चन एक है इस तरह का, ठीक है, बट वो नया नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। 1800, 18,000, हाँ 18,000। अच्छा, So सरफेस whenever एरिया we're निकालने का, looking for the height, हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। राबिया, ये जो ट्यूब बनी हुई है इसके अंदर कितनी सरफेसेस है? ये जो सामने, नहीं बेटा ये ट्यूब नहीं है, और क्या है? ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड के सर पे रखने वाला ताज है। आपके ख्याल में? चार है। एक सेकंड, आपका तो ख्याल था कि तीन है, आपको अपने ख्याल पे इतनी उलझन क्यों हुई है? वेरी गुड, फिर भी चार ही बनती है। ऊपर वाला रिंग, नीचे वाला रिंग, बाहर वाला और अंदर वाला। ये जो ट्यूब के अंदर वाली सरफेस है, वो सरफेस नहीं काउंट करनी। मैंने नहीं कहा ट्यूब, कहती उसे है। बाहर और अंदर, अंदर वाली सरफेस नहीं काउंट करनी। नहीं ना, इस दफा ट्यूब की थिकनेस है यार। अगर फॉर एग्जांपल ये कप होता मेरे पास, इस कप में मैं अंदर वाली और बाहर वाली सेपरेट कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि वो इतनी थिन है कि वो एक ही चीज, एक ही सरफेस है। बट ट्यूब के केस में तो वो थिक है, प्रॉपर सरफेस, तो अंदर वाली लैदा काउंट होगी, बाहर वाली लैदा काउंट होगी। सरफेस का मतलब क्या होता है? वो सारी सरफेसेस जिनको तुम टच कर सको। यहां पर बाहर वाली सरफेस भी टच हो सकती है, अंदर वाली सर, थिकनेस ही नहीं है, थिकनेस ही नहीं है ना। अच्छा चलो, मुझे बताओ, इस केस में बाहर का रेडियस और अंदर का रेडियस सेम है? ऑलमोस्ट सेम है ना? ऑलमोस्ट सेम है? सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है ना? जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है उसमें दोनों रेडियस सेम है, उसमें तो ऑलमोस्ट सेम है ही नहीं, उसमें कुछ भी करना सेम नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों सेम नहीं है, विच मीन्स दोनों की वैल्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आपको अगर ये डाउट है कि हमें कैसे पता लगेगा, एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपकी ट्यूब की थिकनेस इतनी ज्यादा है तो आपने अंदर वाली सरफेस भी कंसिडर करनी है। और वो कभी कभार ये भी कहेगा कि आपके पास एक ट्यूब है, उसकी थिकनेस नेग्लेजेबल है, विच मीन्स उस केस में आपके लिए बाहर सरफेस अंदर सरफेस कोई चीज नहीं है, एक ही सरफेस है। चार, ठीक है। तो आपका जो रिंग है ऊपर वाला, उसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू, क्योंकि दो सरफेसेस है। अंदर वाली सरफेस का एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, एक दफा बड़ा आर और एक दफा छोटा आर, ठीक है। छोटे आर से अंदर वाली सरफेस का और बड़े आर से बाहर वाली सरफेस का, ठीक है। इन सारों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। अच्छा, अगली शेप आती है आपके पास प्रिज्म। इसका फॉर्मूला भी आपकी फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, जो कि कुछ भी नहीं है, वो बेस एरिया इंटू हाइट ही लिखा हुआ है सिर्फ उसमें, ठीक है। और प्रिज्म में और पिरामिड में डिफरेंस क्या होता है? आपकी पिरामिड टेपर्ड होती है, आपका प्रिज्म टेपर्ड नहीं होता। आपका प्रिज्म ऐसी शेप को कहते हैं जो कोई रेगुलर शेप से ना मिल रही हो, ठीक है। इसको हम, आपकी बुक और इसका आपका सिलेबस एक वर्ड यूज करता है, कंपाउंड शेप, विच मीन्स जो मल्टीपल शेप्स को कंबाइन करने से बने, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है,
इसे कहते हैं ट्राइएंगुलर प्रिज्म। ठीक है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं शायद इसको पेंटागोनल प्रिज्म कह दूं। आपका काम एक ही है, और वो काम क्या है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो एरिया जो दोनों एंड्स पर अवेलेबल है। ठीक है, इस केस में आप इस वाले रेक्टेंगल को बेस नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट पे अवेलेबल है, राइट पे नहीं है। नीचे वाले रेक्टेंगल को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो नीचे अवेलेबल है, ऊपर भी है बट टिल्टेड है, सेम होना चाहिए, नहीं कंसिडर कर सकते। तो फ्रंट वाला ट्राइंगल ही है ऐसा जो बैक पर भी अवेलेबल है। इसलिए इस केस में अगर कोई चीज कंसिडर होगी एज अ बेस एरिया तो वो ट्राइंगल होगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए, ये एक घर बनाया हुआ है मैंने साइड पे, डॉल हाउस। अब इस डॉल हाउस का अगर मैंने एरिया निकालना हो तो इसमें जो डॉल हाउस का फ्रंट है वो कंसिडर होगा एज बेस एरिया। ठीक है, और प्रिज्म में सबसे ज्यादा चैलेंज ये होता है कि बेस एरिया का एरिया निकालना। वो चैलेंज क्यों होता है? क्योंकि अगर आप हाउस का फ्रंट देखो तो ये कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। ठीक है, ये कोई शेप नहीं है, मतलब ना तो ये रेक्टेंगल है ना ही ये ट्राइंगल है। तो इसके केस में एरियाज कैसे निकलते हैं? आप इनको डिवाइड करते हो मल्टीपल शेप्स में और फिर उनके एरियाज निकाल के ऐड करते हो। और इसमें भी दो तरीके हैं करने के। पहला तो ये कि यू लाइन ड्रॉ करो, नीचे वाली शेप क्या बन गई? या रेक्टेंगल। ऊपर वाली शेप क्या बन गई? ट्राइंगल। दूसरा तरीका क्या है? वर्टिकली काट लो, ये क्या बन गया? ट्रेपेजियम। ये क्या बन गया? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आपने एरिया निकालना है इसका बाउंड शेप का, आप जैसे निकालना चाहें, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, और कंपाउंड शेप का मतलब ही ये है अ शेप दैट इज क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स। रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स मींस square, rectangles, circle, parallelograms, all these shapes are considered as regular shapes. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड का फॉर्मूला क्या है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, इसके केस में आपकी बेस ही बेस एरिया कंसिडर होती है। आप ये समझ लें कि पिरामिड का मतलब ये है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो आपका बेस एरिया। ये भी लिखा हुआ। ठीक है, आपको याद नहीं करना। ठीक है, अब इसमें भी बाकी शेप्स वाला ही चैलेंज है, और वो चैलेंज क्या है? कि बेस एरिया निकालना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बेस आपको स्क्वायर दी होती है, कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपको बेस रेक्टेंगल दी होती है, कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपको बेस ट्राइंगल दी होती है, और कुछ शेप्स ऐसी हैं जिसमें आपको बेस हेक्सागन दी होती है। ठीक है, पेंटागन भी दी हुई है कुछ सिचुएशंस में, बट वो ज्यादती सिर्फ वो आईजीसीएसई वालों के साथ करते हैं, ओरियोज वालों के साथ इतनी ज्यादती नहीं उन्होंने की हुई। ठीक है, अब आपने हेक्सागन का एरिया निकालना है। हेक्सागन का एरिया कैसे निकलेगा? दो तरीके। हेक्सागन के एरिया निकालने के दो तरीके। आई थिंक ये एक हमने कल किया है, वो हेक्सागन के शायद एरिया निकाला था कि आप एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, क्योंकि हेक्सागन के अंदर 6 ट्राइंगल बनते हैं। ये तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कि आप इसको डिवाइड कर लो दो ट्रेपेजियम्स में, एक ट्रेपेजियम का एरिया प्लस दूसरी ट्रेपेजियम का एरिया, टोटल एरिया निकल आएगा। ठीक है, और इस पूरे क्वेश्चन में आपके सारे मार्क्स ही बेस एरिया निकालने के होते हैं। ठीक है, तो वही एक चैलेंज है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट है, उसमें क्या ही चलने कुछ भी नहीं। ठीक है, बट एक क्वेश्चन है जो रिसेंटली तो नहीं, पहले से ही आ रहा है, बट मुझे लगता है कि आजकल थोड़ा सा एग्जामिनर ज्यादा पागल हुआ हुआ है।
अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ। ये जो रोहन है ना, ये आएगा जब क्लास खत्म होगी, और आएगा मुझे लगा क्लास के 4:30 बजे। गारंटी, लिखवा लो। नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं आएगा, गलत बात नहीं करनी, नीचे आएगा। पिछले फ्राइडे को भाईजान आए हैं, और दोस्त के साथ थे अपने, ठीक है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की है, दोस्त अंदर बैठा हुआ था, बाहर निकला है। जैसे ही मैं आया हूं ना, बाहर निकला हूं, चलता चलता आ गया, सर क्लास क्लास अभी नहीं है। गाड़ी चलता छोड़ के दोस्त अंदर बिठा के बाहर आ गया, तो क्लास नहीं है सर। सिर्फ ये कि कार्रवाई ना डले। भाई, आपके माँ बाप ने पैसा कमा लिया हो तो आप यही कर सकते हैं, और आपने क्या करना। अब पैसा उड़ाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो अच्छी बात है यार, उसे उड़ाने दो। तुम उस पर क्यों नजर रख के बैठे हुए। ठीक है, पैसा कमा लिया, किसी ने तो उड़ाना है। ये भी बगैर तो वही कर रहा है जो वो कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आपको कह रहे हैं, बेचारी राबिया सोच रही होंगी सर मैं पैसा भी क्या उड़ाऊं, मेरे घर वालों ने तो मुझे गाड़ी भी जो है ना वो इलेक्ट्रिक दे दी है, ना पेट्रोल के पैसे ना किसी और के पैसे, मैं निकल भी जाऊं तो एट वर्स्ट मेरे साथ ही खराब होना है, क्योंकि चार्जिंग खत्म होगी तो end में मैं धक्का लगा के वापस आ रही होंगी। क्या जिंदगी है ये, बंदा याशी भी ना कर सके। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। फिर ज्यादा पूछा था उसने पासपोर्ट नहीं लेना, पर वो ये जो ट्रांसपोर्ट वाला था उसने लिया था, उसका सिलेबस पूरा नहीं है। तो कर तो रहा था, आज आया तो हुआ था, ऑनलाइन आया था। मैंने मैसेज करके पूछा था तो पूछ के मैं वो तो वो तो कब का आया था, मैंने तो पूछा भी, जावेर क्या कर रहे हो, उसने बताया भी नेट इश्यूज चल रहे हैं। मैं बहुत ही देर कॉल आई थी। जावेर भाई बड़े इंसान है, वो भी कार्रवाई डालते हैं। जब मैं टाइम मिला मैंने कहा टेलीग्राम आंसर कर मुझे। अच्छा, तो वो उसने पासपोर्ट पर नहीं ले रहा। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने हाइट निकालनी है, ठीक है। अब आप हाइट कैसे निकालोगे। आपकी जो टिप है पिरामिड की, वो अलाइंड है आपकी बेस के सेंटर के साथ, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये ट्रायंगल बना के दिखाऊं बाहर, तो बेसिकली ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है, और यहां पर सी है, और इसकी वैल्यू उन्होंने 8 दी हुई है हर एज की, ठीक है। ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू आपने निकालनी है। अब इस ट्रायंगल को यूज करके आप हाइट नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए दूसरी साइड भी चाहिए, ठीक है। या तो आपको एंगल दे देते तो अलग बात थी। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका ये जो डायगोनल है ब्लैक वाला, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 5। ये आपकी ए सी की वैल्यू होगी। तो पूरी वैल्यू अगर 5 है, तो एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, 5/2 विच इज 2.5। पाइथागोरस थ्योरम है भाई, ये 90 डिग्री है। अच्छा, अब हाइट निकाल सकते हो, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर। एज की क्या वैल्यू बनती है, 7.59 कितनी, 7.59 7.5। आपके पास हाइट आ गई 7.59। अब अगर वो कहते था कि वॉल्यूम निकालें, तो आप सिंपल जाते 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट लगाते। बेस एरिया आपके पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है,
लेंथ इंटू विड्थ, हाइट आपके पास क्या है 7.59, तो आपके पास टोटल क्या बनता? हमने टोटल भी बता दो। 30.36। कितना? 30.36। 30.36 या फिर 30.4। ठीक है, ये आपके पास एरिया होगा, सॉरी वॉल्यूम होगा। अगर वो आपको कहें कि एरिया निकाल दो, तो आप सारे ट्राइंगल्स का एरिया, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो। तुम्हें लग रहा होगा मैं सोच रहा हूँ, नहीं, मैं दिमाग में गालियां प्रोसेस कर रहा था, कौन सी वाली दे सकता हूँ। एक ही आई है, जाहिल इंसान। एरिया हर सरफेस का निकलता है अलग से, वॉल्यूम एक ही होता है। और वॉल्यूम होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। एरिया होता है कि आपकी सारी सरफेसेस जो हैं वो एरिया वाइज कितनी कवर कर रही है। ठीक है, तो आप सारे एरियाज को फाइंड करके ऐड कर देते। अच्छा, आपके पास अगली शेप है कोन की। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल। 1/3 पाई स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम है, पाई आर एल उसका सरफेस एरिया। ठीक है, और इस केस में ये एल जो है ये स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो अगर आपको हाइट और रेडियस दी हुई है। ठीक है, कोन भी आपकी दो तरह की होती है, क्लोज्ड कोन और ओपन कोन। क्लोज्ड कोन आपकी हर सरफेस इंक्लूड होगी, ओपन कोन बर्थडे कैप, नीचे से सर्कुलर चीज मिसिंग है। ठीक है, तो क्लोज कोन में दो सरफेसेस, ओपन कोन में एक सरफेस विच इज कर्व, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आपका सर टोटल इफेक्ट निकालिए हम सर चाहिए तो उसके नीचे फिर हम ऑब्वियसली ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास सफेद फॉर्मूला दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको हेमिस्फेयर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? आपका सफेयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये भी कुछ बच्चों के दरमियान में कंफ्यूजन है कि सर ये जो हेमिस्फेयर है, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये किसका एरिया है? ये सिर्फ आपकी कर्व का एरिया है, इसमें सर्कल इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको कभी करना पड़ेगा तो आपको अलहदा से पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला है वो सिर्फ कर्व के लिए। ठीक है, विच मीन आपकी जो क्रिकेट बॉल होती है अगर आप उसको सेंटर से काट दो तो टेक्निकली आपके पास हेमिस्फेयर बन जाता है। ठीक है, बट अगर वो पिंग पोंग बॉल वाली जो बचपन में खेलते हैं रबड़ वाली, उसको अगर आप काटो तो वो फिर आपके पास क्लोज्ड हेमिस्फेयर बन जाता है, जिसमें आपको ऊपर वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था पास पेपर में। अच्छा, स्फीयर जो है ना वो आसान है बट बहुत ही एनोइंग है, क्योंकि हर शेप के अंदर वो स्फीयर डाल देते। ऐसी कोई शेप बनी हुई थी और वो कह रहे थे जी इसका सरफेस एरिया निकाल दे। अब इसका सरफेस एरिया में टोटल सरफेसेस कितनी है? इसमें 4 सरफेसेस है। कौन कौन सी? एक ऊपर वाली सिंपल पाई आर स्क्वायर, एक आपकी कर्व 2 पाई आर एच, एक आपका नीचे वाला कर्व विच इज 2 पाई आर स्क्वायर, चौथी सरफेस ये वाली। अब ये वाली जो सरफेस है ये सर्कल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका छोटा सा पोर्शन जो है वो सिलेंडर ने हाइड किया हुआ है, तो आप इस पे पूरा पाई आर स्क्वायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस तरह हमने वहां पर पिछली दफा
ट्यूब का एरिया निकाला था कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां पर वो करके इस सरफेस का एरिया निकलेगा, और फिर आप सारे आंसर्स को ऐड कर दोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, हमेशा हर एरिया आपने इंडिविजुअली टारगेट करना, शेप को एज अ होल नहीं देखना, इंडिविजुअल एरियाज आपने निकालना। क्या सोच रहे हो? बोलो ना यार, जल्दी बोला करो। नहीं ना, जल्दी बोलो ना यार। अब मैं तुम्हारी बात मानूं, तुम्हारी बात मानूं, किसकी बात मानूं? वैसे मैंने उसकी क्या नाम है हिसाब लगाया है, अफ्रीकी और बांग्लादेशी सच नहीं बोलते हैं। वो श्रीलंकन है, इसको पोर्ट से पकड़ के लाए थे। वो भी नहीं। नहीं नहीं पढ़ रहे। अच्छा, मैं मुझे क्यों बता रहे हो? अम्मी हूं मैं तुम्हारी। जब होगी तो पता लग जाएगा तुम्हें। हमने 5 बजे तक का कहा हुआ था, 3 से 5। सर वो मेरी आईडी में किसमें? जी जी। क्यों, आपका रैप्टर की चार्जिंग खत्म हो जाएगी? सर वो कह रहे हैं ब्रेक मांग रहे हैं। उसको एक दफा ही ब्रेक मिलेगी। और तुम क्यों भूल जाते हो, मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे राज हैं, और अगर तुम चाहते हो कि वो राज तुम्हारे राज ही रहें, तो तुम चुप करके ना जी 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 किया करो। सर ये राज कहाँ पर है? और ये राज मुझे ना भेजे भी किसी और इंसान नहीं है। सर ये कौन से राजों की बात होती है? अच्छा, ये आपका रीसेंट क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर में 5-6 दफा आया हुआ है। पंजाबी में आपको पता है रैप्टा किसे कहते हैं? तुम्हें पता है? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, आपके पास एक ओपन शीट है, अगर आप उसे फोल्ड करें तो वो कौन बन जाती है? ठीक है, अब यहां पर बच्चों में कंफ्यूजन ये होती है कि जब आप ओपन शीट को क्लोज करते हैं तो बच्चे गलत वैल्यूज आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली यहां पर आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या है कि जो आपकी आर्क लेंथ है यहां पर, हो भाई हेलो, ये आर्क लेंथ जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सरकमफ्रेंस में। और हम भाई देख लें, फिर आप कहेंगे समझ नहीं लगी, ये हो गया वो हो गया। उसने तो आप ही को जाके कह देना, बता दें, आप किस आप ही को कहेंगे? अच्छा, तो आर्क लेंथ और सरकमफ्रेंस मैंने नहीं निकाला, वो उन्होंने निकाला, वो ग्रुप अब सिर्फ पास पेपर वाले बच्चों का। आर्क लेंथ इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस। तो ये आपकी चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो बच्चे कहते हैं कि आपका पिछला रेडियस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो गलत है। अगर आपके पहले एरिया आर था तो आपका न्यू एरिया कैपिटल आर होगा, सेम आर आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ठीक है, बट जब ये आर आगे फॉरवर्ड होगा तो ये स्लांट हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस
इक्वल्स टू स्लांट हाइट। ठीक है, उसके बाद एक और चीज जो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है वो है एरिया। जो आपका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, वो बन जाता है कर्व्ड एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, विच मींस x ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पाई आर एल के। तो पाई और पाई कैंसिल आउट करके अगर आप कोई मिसिंग वैल्यू यहां से निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इस दफा जो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा वो इसी शीट को क्लोज करके फ्रस्टम बनाएंगे, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रस्टम नया ऐड हुआ पिछले साल। ठीक है, फ्रस्टम किसे कहते हैं? आपकी ट्रंकेटेड कोन को फ्रस्टम कहते हैं, कि ऊपर से जो कोन वाला पार्ट था वो आपने काट दिया, तो जो आपके पास नीचे बच जाएगा उसे आप फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है, इजी एग्जांपल के लिए जो आपकी पॉपकॉर्न बास्केट होती है वो बेसिकली फ्रस्टम है अगर आप उसको उल्टा रखते हैं। ठीक है, फ्रस्टम का अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, विच मींस पूरे कोन का वॉल्यूम निकालें, छोटी कोन का वॉल्यूम निकालें और दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, अगर आपने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर आपने सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है तो आप क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन माइनस सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास अगर कोई और एक्स्ट्रा सरफेस है, जिस तरह इस केस में ऊपर वाला ढक्कन होगा, उसका एरिया सेपरेटली ऐड करते हैं। ठीक है, सबर यार, कितना बोलते हो? दिस मीन्स बिगर कोन, दिस मीन्स स्मॉलर कोन। बोलो, आप बोलो। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है फ्रस्टम का। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि आप ना हमें इसका वॉल्यूम निकाल दें। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऊपर वाली कोन का रेडियस आपको पता है, नीचे वाली कोन का रेडियस आपको पता है, बट आपको हाइट नहीं पता। किसी भी कोन की आपको हाइट नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन का नहीं है, यहां पर आपका क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है। आप पहले सिमिलैरिटी यूज करेंगे हाइट निकालने के लिए, उसके बाद हाइट को यूज करके वॉल्यूम निकालेंगे। सब है। अब अगर देखो तो आपकी ऊपर वाली कोन एक ट्राइंगल है और आपकी बड़ी वाली कोन भी एक ट्राइंगल है 2D में। ठीक है, इसकी हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं x है। ठीक है, तो सारे में टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? x+6। ठीक है, अब सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या लगता है? रेशो लग जाती है। तो आप रेशो बनाओगे R1 डिवाइडेड बाय R2, H1 डिवाइडेड बाय H2। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है विच इज 4। R2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है विच इज 10।
H1 की वैल्यू x है, H2 की वैल्यू x+6 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x+24 इक्वल्स टू 10x+24 इक्वल्स टू 6x, x इज इक्वल्स टू 4। तो आपके छोटे वाले कोण की क्या हाइट हुई? 4। तो और हम बड़े वाले कोण की क्या हाइट हुई? 10। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम निकालना है, तो पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालें। 1/3 पाई r is 10, सॉरी r is 6, r is 10 है, r is 10 into height is also 10। स्मॉलर कोण का निकालें, 1/3 4 स्क्वायर इंटू 4, दोनों को सिंप्लीफाई करें, माइनस कर दें, तो आपके पास फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा 6। ठीक है, बट इसका इजी वर्जन जो ऑलरेडी सिलेबस में आपके अवेलेबल है वो 4 नंबर का था, और वो सरफेस एरिया ऑफ द बाउल का क्वेश्चन था। ठीक है, और वॉल्यूम भी था उसमें, तो वो टोटल 8 या 9 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, बट इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता फ्रस्टम से रिलेटेड, कि आपको हाइट ही नहीं दी हुई तो पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद करना पड़ेगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है उसके अंदर हाइट आपको दी हुई। आमना कैलकुलेटर से अगर यूज किया तो बता दो क्या आंसर आता है। सर बिगर जी कोन अनिल, का क्या बिगर चीज क्या कोन कह का रही है? मैं भी निकला क्या आया वो बिगर कौन का? 1047.19। ठीक है, और छोटी वाली का भी निकाल दो, बता छोटे कोन का 67.0 दो। 7.0 0। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 980.2। 980.2। ठीक है, सर फ्रस्टम हमेशा कोन के फॉर्म में ही होता है। हम्म, फ्रस्टम हमेशा कोन फ्रस्टम, के फॉर्म हाँ हाँ में हाँ होता हाँ। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं है? अच्छा, इसके बाद लास्ट नेट्स। ठीक है, नेट की कोई वीडियो है ही नहीं, नेट का क्या ही देखना है। हाँ, लास्ट है आपका नेट्स। नेट्स में आपने क्या करना होता है, आपकी जो 3D शेप है उसको आपने अनफोल्ड करके 2D में कन्वर्ट कर देना। जिस तरह अगर आप मिठाई लेने जाते हैं तो आपका डब्बा जो है वो खुला हुआ होता है, वहां पर वो बनाते हैं डब्बा, तो आपने उसी तरह का जो डब्बा है वो आपको मिलेगा, आपने इसको खोल के 2D में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मैंने तो अभी कुछ लिखा भी नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले एनालॉजी क्रिएट करके दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी इमेजिनेशन वीक थी, इसलिए इमेजिन आजकल ज्यादा कर रहे हैं। जाओ। अच्छा, क्लास पहुंचने चाहिए इमरान लतीफ को, सर इमरान रियाज को, इजाज को करो। अगर तुम वहां पर ना पहुंचे ना, ओके, सर इमरान इजाज जानते हैं मुझे, देखता हूँ ये वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। अच्छा, ये आपके सामने एक उन्होंने 3D शेप दी हुई है जिसको वो कह रहे हैं कि आपने ओपन करना है। ठीक है, जब भी आप 3D शेप को ओपन करते हैं
तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, वो आपको ग्रिड देते हैं, ठीक है, और ग्रिड में वो स्केल भी आपको बताते हैं, तो उस स्केल को फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। कभी कभार स्केल कैसे होता है, स्केल में वो कभी कभार ये कहता है कि आपका जो एक स्क्वायर है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच मीन्स इसकी हर लेंथ 1 1 यूनिट है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई लेंथ 3 सेंटीमीटर निकली है तो आप 3 डब्बे ड्रॉ कर दें, ठीक है। बट अगर वो कह दे ईच लेंथ 1, और अगर वो आपको कह दे कि आपका जो स्क्वायर है उसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका मतलब ईच लेंथ क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू 4 आती है तो उसके आपने 4 डब्बे नहीं बनाने, उसके आपने 2 डब्बे बनाने, ठीक है। एक तो आपने स्केल फॉलो करना होता है, दूसरी चीज आपने अपने शेप को ओपन करते वक्त आपने अपनी इमेजिनेशन इंटैक्ट रखनी है कि आप अपनी शेप को कैसे ओपन कर रहे हो, कौन कौन सी साइड कहां कहां पर जा रही है। अगर तो एग्जामिनर ने सिर्फ ग्रिड बनाई हुई है और वो कह रहे हैं कि इसको ओपन कर दें, तो दैट मीन्स कि पूरे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जिस मर्जी साइड से शुरू करें और जहां मर्जी तक उसको ले जाएं। बट अगर एग्जामिनर ने एक साइड बना दी है, जो कि वो 70% ऑफ द केसेस में बना देता है कि भाई ये मैंने बेस बना दी है, बाकी शेप आप एक्सपैंड कर दें, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप देख के शेप खोल सकें, अदरवाइज कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। अब इस केस में देखें क्या होगा, ये साइड है 3 4 कर लेते हैं, नहीं 3 ये साइड है 3, ये साइड है 4, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये साइड है आपके पास 6 कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास टोटल फेसेस कितने हैं, आपके पास टोटल फेसेस कितने हैं? 5। एक सामने वाला ट्राइंगल, एक पीछे वाला ट्राइंगल 2, एक नीचे वाली बेस 3, एक पीछे वाला 4 और एक टिल्टेड 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने नीचे वाली सरफेस बना लेते हैं, ठीक है। आपने लेबलिंग लाजमी करनी है, ठीक है। तो इस वाले साइड की वैल्यू 6 है, इस वाले साइड की वैल्यू 3 है, और ये आपकी बेस हो गई, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना कि ये बेस है, मैं लेंथ की लेबलिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बॉटम सरफेस जमीन पे रख दी, तो ये जो बैक वाली सरफेस है, अब इसको खोलने के 2 तरीके हैं, कि मैं कहूं ये अटैच्ड है मेरी ऊपर वाली साइड के साथ, विच मीन्स ये यहां पर नहीं खुलेगी, ये नीचे पूरा बॉक्स खुलता जाएगा तो ये उसके साथ खुलेगी। या फिर मैं ये कहता हूं कि ये अटैच नहीं है, तो ये पीछे वाली साइड में पीछे की तरफ गिरा दूंगा और बाकी सारी साइड आगे खोल दूंगा, ठीक है। बट लेट्स से हम कहते हैं कि वो अटैच दी बेस के साथ, अब बनेगा ये ऊपर वाला रेक्टेंगल। बस इस ऊपर वाले रेक्टेंगल को बनाने में एक इशू है, और वो क्या है, हमें उसकी लेंथ नहीं पता। ये तो पता है कि एक 6 है, दूसरी वाली की लेंथ नहीं पता, तो दूसरी वाली की लेंथ पाइथागोरस से निकलेगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 डब्बे आप नीचे आ जाओगे, और यहां पर इसको लेबल कर दो बेशक टॉप, ठीक है। जो आपका बैंक है, पीछे वाली जो साइड है, वो हम कह रहे हैं इसी के साथ अटैच है, तो अगर वो इसी के साथ अटैच है तो वो नीचे खुलेगी, और उसकी लेंथ भी 6 ही है, बट उसकी जो दूसरी लेंथ है वो 4 है, विच मीन्स उसके लिए आपको
4 डब्बे और नीचे जाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सारों को छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या स्केल बन गया वैसे? टॉप से पहले नहीं आएगी? क्या चीज? जो बैक है वो टॉप से पहले नहीं आएगी? वो कैसे पहले आएगी? है, वो पहले कैसे आएगी हमें? वो तो कनेक्टेड ही Like, टॉप के साथ है। पहले डब्बा बंद होगा, फिर आगे से कवर लगेगा उसका। आप जब उसका क्रम्बल का डब्बा खोलते हो, तो जो उसका फ्रंट बंद करने वाला होता है, वो आपकी टॉप के कवर के साथ साथ ही मूव करता है। तो अगर आप खोलोगे तो वो तो टॉप के बाद अच्छा होगा, टॉप से अच्छा। पहले होगा। ठीक है। हमने यहाँ पर स्केल क्या फॉलो कर लिया? कहते हैं हमने स्केल यहाँ पर कुछ और ही फॉलो कर लिया, बस ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर लिख दो यार कि ये 5 है। ठीक है। और लास्टली आपके पास यहां पर बनेगी बैक, जिसकी आपकी ये वाली साइड होगी 4, ये साइड होगी आपकी 6। ठीक है। ट्राइंगल्स भी गिराने हैं। अब ट्राइंगल्स भी या तो आपके कनेक्टेड हो सकते हैं या आपके कनेक्टेड नहीं हो सकते। ठीक है, उसका मसला नहीं है। बट एक चीज याद रखना कि ये जो 3 है, ये ऑलरेडी यहां पर अटैच हुई हुई है दोनों साइडों पे। विच मीन्स जब आप इसको वहीं पर ड्रॉप डाउन करोगे, तो ये वाली साइड आपकी 4 हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी 4 हो जाएगी, और ये वाली साइड यहां पर 5, ये वाली साइड यहां पर 5। ठीक है। तो इस तरह आपके नेट्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है। नीचे मैंने क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, मैं शेयर कर दूंगा तो वो देख लीजिएगा। अ, अगर तुम टॉप के साथ बनाओगे तो फिर वो थोड़े से टेढ़े बनेंगे, क्योंकि टॉप में उनकी हाइपोटेन्यूज कनेक्टेड है 5 के साथ। तो अगर हाइपोटेन्यूज है तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली वो ट्राइंगल ऐसे खुलेंगे फिर, और टेढ़े ट्राइंगल बना नहीं सकोगे, क्योंकि लेंथ 3 और लेंथ 4 ड्रॉ करनी है। तो 3 और 4 मेंटेन कैसे करोगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो 2 लेंथ खराब हो जाएंगी। एक अभी जो हमने अभी की है, उसमें आपकी 2 लेंथ सस्टेन्ड है, तो तीसरी लेंथ ऑटोमेटिकली ठीक ही होगी। बट जो तुम कर रहे हो उसमें एक सस्टेन्ड है, दोनों खराब हो जाएंगे। बंद डब्बे को खोल दिए बस। ये आपका बंद डब्बा था, इसको वापस खोल दिया। ये आपका नेट्स है। ठीक है।